बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। असेंबली तहलील हो चुकी मगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर फ़ैसला आज भी नहीं हो सका। आज पहली बार अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बाज़ाब्ता बैठक हुई, मुशावरत हुई घंटा भर, और उसके बाद राजा रियाज साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कल तक मामला मुलतवी किया है, 3 नाम मैंने दिए हैं, 3 नाम उन्होंने पेश किए हैं, उम्मीद है कल की बैठक में किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। कल तक जलील अब्बास जिलानी साहब के नाम का चर्चा था, तो आज सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट, उनका नाम भी ज़ेर बहस आया है कि वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। बहरहाल ये एक ख़बर ये भी मौसूल हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बीच किसी एक नाम पर इत्तफाक ना होने की इत्तला है। इस पर भी गौर करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म अब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। एक वेबसाइट वी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो पाक अमरीका और पाक सऊदी ताल्लुकात थे उसका ज़िक्र किया है। अमरीकी साइफ़र का जो मुबैना मामला है उस पर उन्होंने गुफ्तगू की है, और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मामलात ज़ेर बहस वो लेकर आए हैं। साइफ़र से याद आया कि जो कहानी थी साइफ़र की शामी साहब, वो तो कभी दम तोड़ती थी और कभी दोबारा हरकत सामने वजूद में आ जाती थी। अब ये अमरीकी एक वेबसाइट इंटरसेप्ट, उसने इसका मुबैना जो मतन है उस सिफारती केबल का वो शाया किया है और कहा कि जी एक फ़ौजी ज़रिए ने उनको ये मतन फ़राहम किया है, और साथ वजाहत की कि इसका ताल्लुक PTI से भी नहीं है और इमरान खान साहब से भी नहीं है। मगर वो जो उनका नुमाइंदा है वो तो इंटरव्यू ले चुका ना खान साहब का, रेयान ग्रिम है और एक मुर्तज़ा हसन है, और वो एक से ज़ायद बार उनसे मुखातिब भी हो चुके हैं, उनके लिए स्टोरीज भी बातचीत कर चुके हैं जी, उनका इंटरव्यू ले चुके हैं। तो बारह अब उन्होंने ख़ुद ये भी कह दिया कि वो इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, गैर मुसद्दक़ है। हाँ, लेकिन एक शुरली तो छोड़ दी ना। हाँ, जहाँ तक अमरीकी दफ्तर ख़ारिजा है उनसे बार बार इस मामले पे सवाल पूछा जाता है, उन्होंने भी इस मुदाखलत के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। ये तासुर दिया कि जी ऐसी गुफ्तगू तो हुई लेकिन उसका ताल्लुक कोई हुकूमत गिराने या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नहीं था। अब ये जो स्टोरी इंटरसेप्ट ने छापी है इसमें जिस तरीके से एक ज़रिए का हवाला दिया गया और फिर साथ वजाहत दी गई, बड़े अहम सवाल हैं कि जब अंग्रेज़ी जर्नलिज़म कोई सहाफ़ी करता है तो वो ज़रिया कितना मुसद्दक़ है, कब तस्दीक होती है और ख़बर छापी जाती है, और इस ख़बर में क्या लूप होल्स हैं, क्या सवाल उठते हैं। इस सिलसिले में हमने रब्ता किया हुआ। आज सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब उमर चीमा साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी, उनसे बात दिलचस्प बात यह है ना क्या उन्होंने कहा कि एक फ़ौजी ज़रिए से मुझे जी, यानी पाकिस्तानी फ़ौज के एक किसी अफसर ने, उनका दावा है, हाँ, उनको ये स्टोरी अफशा की है। हाँ। अब ये इतने तकल्लुफ़ की भी क्या ज़रूरत थी, नाम लिख देते हैं। नाम लिख देते हैं। अच्छा साइफ़र इमरान खान साहब के पास था, वो तो कॉपी गुम नहीं होगी थी, उनके पास कॉपी गुम हुई। हाँ। और ये यहाँ फिर कुछ सहाफ़ियों दावा किया उनके पास भी वो कॉपी है, शायद नोट्स हूँ या कॉपी हो। बहरहाल ये अब जितना भी आप जो राना सनाउल्लाह साहब का कल बयान है ना सर, वो तो पंजाबी कहते का है ना मुहावरा की सर, ये सब बोलते कुछ ना फरोल। अच्छा, जितना फरोलेंगे उतना ही नहीं इस सुबकी होगी ना। नहीं, इस मामले पर जग हसाई तो हमारी खासी हो चुकी है। आप किसी भी साबिक सिफारतकार से इस पर बात करें वो बस सर पकड़ के बैठ जाता है। हाँ, मतलब एक जिस तरीके से हमने इसे हैंडल किया है मामूल की जो बहैसियत एक सियासी रहनुमा के, बहैसियत रियासत के, और सफारती कार्रवाई है जिसमें एहतजाज किया जाता है, और इस तरह के बयानात या इस तरह की गुफ्तगू सफारतकारों के दरमियान होती रहती है, ये मामूल की बात है। अब उसमें से एक साजिश बरामद करना, फिर तख्ता उलट। PTI का रद्द अमल भी आ गया। PTI ये कहती है ऑफिशियली, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है, वो ये कहते हैं जी कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए आला सतही, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। और साथ राना सनाउल्लाह का जो बयान आया वो भी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर अलबत्ता ये कह रहे हैं अपने एक इंटरव्यू में कि अगर तो इसके मुदरजात दुरुस्त हैं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि क्लासिफाइड थे, इसे कैसे पब्लिक किया गया। तो उमर चीमा साहब बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में अपना एक नाम रखते हैं, अनगिनत एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ कर चुके हैं अब तक अपने करियर में। चीमा साहब आपको ज़हमत इसलिए दी कि ये इंटरसेप्ट की स्टोरी आपने भी देखी होगी, कल से बहुत इसका चर्चा है। कभी साइफ़र की कहानी ज़िंदा हो जाती है, कभी मर जाती है। मुदरजात मुबैना तौर पर उस केबल के शाया किए हैं 2 सहाफ़ियों ने, लेकिन जहाँ पे आके वो अपने सोर्स का जिक्र करते हैं, एक मिलिट्री सोर्स का, वहाँ पे फ़ौरन अगली सतर में ही वो बताते हैं, वजाहत करना उन्होंने क्यों ज़रूरत समझी कि इसका ताल्लुक ना इमरान खान से है ना PTI से है। तो बहैसियत
तहकीकाती सहाफ़ी, इस एक नुक्ते पर आपकी राय क्या है, फिर आगे चलते हैं। देखें, जो आमतौर पे इस तरह की हरकत जो की जाती है वो जर्नलिस्ट उस टाइम पर करते हैं जब वो अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या जो पढ़ने वाला है उसको इन अ सेंस मिसगाइड करना चाहते हैं कि वो जो लेट्स से कि उनको जिस आदमी ने इंफॉर्मेशन दी है वो अगर नहीं चाहते कि ये बंदा या पढ़ने वाला उसके बारे में सोचे, तो वो किसी और का नाम दे देंगे, या कोई ऐसे लोग जैसे जो कि इन्वॉल्व हों, फॉर एग्जांपल जिस तरह कि वो एक कोई जो उसकी कॉपी है मिलिट्री के पास या आर्मी चीफ के पास थी, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास भी थी, यानी कि उनकी नज़र से गुजरी या उन्होंने कॉपी ली भी उसकी, और फिर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास थी। तो अगर जो है वो इमरान खान ने दी है और वो चाहते हैं कि इमरान खान का जिक्र ना आए, तो वो कोई बज़ाहिर तो ये लगता है कि किसी और का नाम लेके वो ये तासर देना चाहते हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन है उधर से मिली है। तो मिसलीड करना है ना, तो चोर तो हुआ ना दिल में। देखें, यानी कि वो चोर की हद तक तो बाज़ यानी कि हमारी पूरी लाइफ ही बड़ी एक नेगोशिएटेड होती है कि लोग इंफॉर्मेशन देते हुए घबराते हैं। जो जर्नलिस्ट हैं उनको कह रहे होते हैं जी कि लेट्स से कि कोई दो वजारतें इन्वॉल्व हैं, तो एक जगह से इंफॉर्मेशन मिली तो आप अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरी तरफ चले गए जी कि मुझे कोई वजारत कानून और वजारत कामर्स का मामला चल रहा है, तो कामर्स से आपको मिली है तो आपने कह दिया वजारत कानून से मिली है, ताकि जो पढ़ने वाला है वो उस साइड पर ना सोचे। लेकिन ये वाला केस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जिस अंदाज में उसकी वकालत कर रहे हैं कि वो कंटेंट से ज्यादा उनका फोकस इस चीज पे है जी कि नहीं हमें जो है वो मिलिट्री से मिली है। ये ऐसा कोई इस तरह का जो डिबेट है या उसमें इंडल्ज होने का जो एक ये अमल है, आमतौर पे जो फॉरेन पब्लिकेशन में रिपोर्ट आती है, तो कभी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने लास्ट टाइम कब कोई इस तरह के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को सोर्स के हवाले से इंसिस्ट करते हुए, कंटेंट पे हो सकता है जी कि वो कहें जी कि नहीं हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, यानी कंटेंट पे वो फोकस कर जाते हैं, लेकिन सोर्स के हवाले से इतनी वकालत करना ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और वकालत के साथ वजाहत भी। एग्जैक्टली वो तो आप अपने जाल में सयाद आ गया ना, तो ये मालूम हो रहा है कि सोर्स कोई और है, नाम किसी और का लगाया जा रहा है। लेकिन चीमा साहब ये बताएं, फ़र्ज़ करें ये स्टोरी दुरुस्त है, फिर क्या नतीजा निकालते हैं आप? सर ये है कि मेरे ख्याल के इसमें डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपोजर कितना है, कि जो ओवरऑल एक पब्लिक एट लार्ज की नज़र में ये एक पहली एक डिप्लोमेटिक केबल है कि जो पब्लिक हुई है, यानी कि पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की पूरी तारीख में इस तरह का वाकया पहले नहीं हुआ, यानी कोई ऐसी हमें कोई नज़ीर मिलती नहीं है कि जो, हाँ ये हो सकता है जी कि हमें कोई 1970 के वाकयात का कोई 30 साल बाद पता चल रहा हो, और उसमें भी आमतौर पे भुट्टो साहब के भी बारे में कहते हैं ना कि उन्होंने भी ये खत लहरा के कहा था कि अमेरिका जो है उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया था, लेकिन तो एक खत सा लहराया था, वो साइफर तो नहीं था। लेकिन वो भी बात जो है शामी साहब वो दुरुस्त साबित नहीं हुई थी, और जो वो पार्टीज ओवर वाली बात जो अभी तक हमारे एक नैरेटिव में वो इंटरनलाइज हो चुकी है कि जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने उस टाइम किया था, वो भी चीज जो है वो वेरीफाई नहीं हो सकी थी कि ऐसी बात थी। होता ये है कि बाज का जो है एक सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट आ जाती है। मेरी जब ये मामला अपने जोरों पर था, जब ये शुरू में इस पर बहस आई का आगाज हुआ ये साइफर का, तो मेरी कोई फॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों से बात हो रही थी जी। तो उन्होंने कहा कि जो है कि हमें तो बाज़ का बड़ी सख्त किस्म की और जगहों से भी आई हैं जो ये जो क्या कहते हैं जो मरासले हैं, कि आपको याद होगा फ्रांस के साथ कोई टेंशन चल रही थी। टेंशन क्या चल रही थी? ये जो TLP का इशू था। हाँ जी, बिल्कुल। तो फ्रांस से हमें बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड किस्म की कोई एक जो उधर से पैगाम आया था, और एक दफा हमारे जो एक जो फ्रेंडली कंट्री हैं जो गल्फ में, उनकी तरफ से आया था और खान साहब के हवाले से आया था। ठीक है। अब ये है कि चूंकि ये वो वाली बात है कि जो एक जिस तरह खान साहब ने कहा
کہ لیٹس پلے ود اٹ. تو انہیں لگا کہ یہ چیز جو ہے اس میں بڑی ریلیونٹ ہے. ادروائز آپ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے کہ کیا ایک اگر آپ نے رجیم چینج کرنی تھی اور ادھر آپ وزیر خارجہ بھی ادھر کا انوالو نہیں ہے, یعنی کہ وہ ایک تھرڈ سیکٹری لیول کا ایک بندہ ہے اور وہ بات کر رہا ہے اور ان کو لگ رہا ہے جی کہ بس وہ کیبل آئی ہے اور اس پر کام شروع ہو گیا, حالانکہ جو نو کانفیڈنس والا عمل تھا وہ تو اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا. اور دوسری بات شامی صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اسد مجید صاحب ہیں جنہوں نے یہ لکھی, یعنی انفیکٹ انہی کی بات جو ہے وہ ہر جگہ پر اس کی تشریح ہو رہی ہے نا, تو انہوں نے ایف آئی اے کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ باتیں ہوئی تھی, لیکن اس کا ایک پس منظر تھا کہ امریکی جو ہیں وہ اس وجہ سے بڑے اپسٹ تھے کہ یورپین یونین کے حوالے سے خان صاحب نے بڑی سخت باتیں کی تھی. اور یہ جو انہوں نے رشیا کا وزٹ کیا تھا, اگر آپ کا کوئی ادھر رشیا میں پاکستان کا جو مشن ہے ادھر کو بندے موجود ہوں تو وہ بھی آپ کو کنفرم کریں گے کہ خان صاحب تو خود بڑے پریشان تھے ادھر پہنچ کر بھی کہ اب میں کیا کروں. کیونکہ یوکرین وار کا آغاز ہو گیا تھا اسی وقت. ہاں, اور ایک سٹیج پہ وہ ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو یہ اس ٹائم بھی سوچ رہے تھے کہ میں واپس چلا جاؤں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ نہیں تھا کہ وہ بڑا انہوں نے کوئی طے کر کے اور وہ اس چیز پر قائم تھے. اب ان سے بھی یہ سارا عمل جو ہے وہ ان انٹینشنلی ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ باقی ادارے جو ہیں وہ بھی اس پر ان کے ساتھ تھے کھڑے کہ بھئی ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے کر لیا ہے جو. تو انہوں نے تو اصل میں خارجہ پالیسی کے معاملات کو بھی ایسے ڈیل کیا نا جیسے انٹرنل پالیٹکس کو کر رہے تھے. ہاں, وہ تو اسی طرح سوچتے رہے نا کہ جیسے کوئی جو محمد بن سلمان ہے یا چائنا والے ہیں, اسی طرح جیسے کوئی نواز شریف ہیں اور اسی طرح ڈیل کرتے رہے. وہ بھی بڑا حساس معاملہ تھا. آپ کو اسد مجید صاحب کے حوالے سے, اسد مجید صاحب نے جو ایف آئی اے کو اپنا بیان ریکارڈ کرایا, انہوں نے کہا کہ زبان ضرور سخت تھی اور وہ اس کنٹیکسٹ میں تھی, وہ اس وجہ سے امریکی بڑے اپسیٹ تھے, لیکن اس میں مجھے کچھ سازش کا ایلیمنٹ نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی یہ اگر سازش ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے ہوتی ہے. عوام الناس لیول پہ آپ جو ہے لوگوں کو مس گائیڈ ضرور کر سکتے ہیں, اور یہ ایک لیک آف ایکسپوجر کا بھی ایشو ہوتا ہے, یعنی کہ آپ بتائیں جی اچھا وہ آیا تھا تو اس میں فلاں بات تو لکھی تھی. اب اگر یہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ نو کانفیڈنس والا معاملہ پہلے چل رہا تھا تو امریکی تو یعنی کہ وہ ہمارے بارے میں ہم سے بھی زیادہ انفارمیشن رکھتے ہوتے. دو چیزیں اور ہیں چیمہ صاحب, یہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ رہے پیپلز پارٹی دور میں بھی, ایک ایسے ہی بین الاقوامی معاملہ جب بنا تھا تو احتجاج کر کے نکل آئے تھے. سائفر کے اوپر بھی ان کی سٹیٹمنٹس ہیں بڑی کھلے عام. تو یہ ترجمان جو ہیں تحریک انصاف کی, ان کا بیان تو سامنے آ گیا ٹویٹر پہ, جہاں وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ سطحی اور با اختیار عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے اور تحقیقات ہوں. ہمارے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ کیسے حکومت ٹاپل ہوئی. تو شاہ محمود قریشی صاحب اب نظر نہیں آ رہے ان دنوں, اب جبکہ یہ کل سے انٹرسیپٹ کی سٹوری چل رہی ہے. کچھ انہوں نے ارشاد نہیں فرمایا. شاہ محمود قریشی صاحب پہ انفیکٹ خان صاحب بھی کوئی زیادہ اتنا اعتماد نہیں کرتے, اور ابھی جب وہ جا رہے تھے یعنی کہ ان کو لے کر اٹک جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے جو لوگ ان کو لے کر جا رہے تھے, خان صاحب اتنے اوپن تھے کہ ادھر کسی نے بات کی تھی شاہ محمود قریشی صاحب تو بڑے خوش ہوں گے کہ آپ جیل میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں, یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ نامعلوم افراد کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے یعنی کہ وہ بھی میرے خیال اپنا ٹائم بائی کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ میں کس طرح ایک سمارٹ. مگر خان صاحب نے تو وہاں سے پیغام بھجوایا تھا نا کہ جب جو بھی فیصلہ ہوگا, جب میں مہر تصدیق ثبت کروں گا تب عمل ہوگا. ہاں, لیڈرشپ انہوں نے کسی کو ٹرانسفر نہیں کیا. نہیں, وہ تو پارٹی نے تو بلکہ تا حیات چیئرمین انہیں بنانے کی قرارداد پاس کر کے تو وہ بیان بھی نشر کیا. مگر عمر چیمہ صاحب یہ گپ شپ بھی تو ہو سکتی ہے جو باتیں خان صاحب سے منسوب کی جا رہی ہیں. شامی صاحب یہ جو میں نے آپ کو سنائی یہ بات, ہاں شامی صاحب, میں یہ بات جو ہے نا یعنی کہ میں اگر کسی بندے کو پسند کروں یا ناپسند کروں, اگر میں انفارمیشن کہہ رہا ہوں نا تو میں ایک پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو کنفرم کیا, اور یعنی کہ اس میں یعنی کہ میں جو ہے یعنی کہ اگر میں کوئی مزید بات کروں گا تو اس طرح کوئی لوگ آئیڈینٹیفائی ہوں گے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جیسے یعنی آپ کو میری موجودگی میں بات ہو رہی ہے, میری موجودگی میں بات ہو رہی ہے. چلے اب ذرا دوبارہ اس معاملے پہ آتے ہیں جن لہجے سے سٹوری کی. اب سٹوری کیا ہے, متن کیا ہے, وہ تو ڈیبیٹیبل ہے, لیکن جو پرو نون لیگ یا اینٹی پی ٹی آئی سرکلز ہیں وہ ان دو صحافیوں کی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی کوریج حالیہ رہی ہے, چاہے ان کے ویلاگز ہوں یا ٹویٹس ہوں, اس پر معترض ہیں. کیا صحافی اس بنیاد پہ جج کیا جا سکتا ہے اگر اس نے ایک سٹوری کی اور خان صاحب کا انٹرویو بھی کر رکھا ہے 1 سے زائد بار, اور ٹویٹس بھی ان کو آتے ہیں, پی ٹی آئی یو ایس اے ان کو ٹیگ کرتی ہے بار بار, اور ایک دوسرے صحافی جو مرتضی ہیں
وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ریٹویٹ کرتے ہیں، تو اس سے کوئی تاثر یہ ابھر سکتا ہے یا یہ بے بنیاد نہیں، بات ہے؟ ڈیفینیٹلی ابھر سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ پاکستان کے معاملات میں اتنا زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس دوران انہوں نے اپنی کو رائے بھی قائم کی ہوئی ہے، اور جب رائے قائم کی ہوئی ہے تو جو جس طرح ہمارا ایک پورا معاشرہ ہی تقسیم ہوا ہے تو اس میں وہ اگر کوئی پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی کہ میں جو جرنلسٹ ہیں، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کی رائے نہیں ہوتی، ان کی رائے بھی ہوتی ہے. اگر وہ کہیں جی کہ ان کی کوئی کسی کو پسند یا ناپسند والا معاملہ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایز اے جرنلسٹ جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فیکٹس کو ویریفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جو ہے اس کو کس حد تک اس کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ کتنا انصاف کر سکتے ہیں. آپ کسی کو اگر پسند یا ناپسند کے معاملے میں ادھر آپ کو ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. باقی جو جس طرح ٹویٹس کا آپ نے ذکر کیا، آبویسلی اس سے یہ تاثر جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی پسندیدگی تھی، اور اس میں ایک جرنلسٹ جو ہے وہ تو ہیں بھی پاکستانی نژاد امریکی ہیں، تو ان کا خان صاحب کے ساتھ یا ان کی پارٹی کے ساتھ تعلق ہونا کوئی ایسا آؤٹ آف کویسچن نہیں ہے. اور جو دوسرے والا ہے وہ تو انٹرویو بھی کر چکے ہیں. یہ جو معاملہ ہے اس پر ظاہری بات ہے حکومت کا رد عمل بھی آ چکا ہے، آئے گا بھی، لیکن یہ اب سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے ریاست کے لیے وہ یہ نہیں کیا بنتا کہ جی اگر تو یہ متن یا یہ کیبل کا ٹرانسکرپٹ وہاں گیا ہے ذرائع سے، تو اس کی تحقیقات کروانا کہ یہ تو کلاسیفائڈ قسم کی شے تھی، یہ کیسے پبلک میں چلے گی اگر یہ درست ہے؟ دیکھیں، میرے خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ درستی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہمیں ابھی تک پتہ چل رہا ہے. جو ایک چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے اس کی ایک کاپی لے کے تو بعد میں واپس ہی نہیں کی، گم ہوگی. دوسرا کہ انہوں نے جب دوبارہ وہ سائفر کی کاپی منگوائی، یعنی کہ جو کوڈڈ میسج تھا، کیبل تھی، اور وہ جب انہوں نے سیکرٹری خارجہ سے پڑھوائی اور اس کے جو منٹس لیے وہ بھی بعد میں اعظم خان سے گم ہو گئے. تو لہٰذا جو دو گمشدگی کے واقعات ہیں وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ ایسا رپورٹ نہیں ہوا. تو لہٰذا اگر جو ہے وہ ان کے گم ہوئے چیزیں ہی، یعنی کہ اگر یہی مان لیا جائے کہ زیادہ چانسز تو یہ ہے نا کہ ادھر سے نکلی ہیں. اب گورنمنٹ اس پر کتنی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے وہ تو تب بھی ہے کہ اگر وہ جو خان صاحب کے پہلے سے جو انہوں نے چیزیں گم کی ہیں وہ اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جس کو دی تھی یا وہ بتائے تو تب کوئی پتہ چل سکتا ہے. ادروائز آج کے دور میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی چلی جاتی ہیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ اس میں اگر انوالو نہ بھی ہوں وہ اپنی پارٹی کے کسی اور بندے سے بھی کر دیں. کچھ صحافیوں سے بھی منسوب یہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی ٹویٹس کر کے کہا تھا، شیما صاحب کچھ وہی کر دیں. پی ٹی آئی اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ کچھ صحافیوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک کاپی ہے، تو انہوں نے شاید لیک کیا ہو. نہیں، یہ صحافی کا میرے نالج میں تو نہیں ہے، کہ میں تو زیادہ تر جو اس ٹائم لوگ جاتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں انہوں نے زبانی بتایا ہے. یعنی کہ میں کوئی ایسا کوئی ابھی تک کوئی آپ کے اگر نالج میں ہے تو آپ بتائیں کہ کسی نے دعویٰ کیا ہو تاکہ ادھر سے یہ بات شروع کر لی جائے کہ ان کو پوچھ لیا جائے کہ آپ نے تو نہیں آگے لیک کی. چلے آپ دستیاب ہے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ نگران وزیر اعظم کا معاملہ کیوں اڑ گیا ہے؟ کیا نون لیگ نہیں مان رہی یا پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل میں جو نام چل رہے ہیں نا یہ زیادہ تر یعنی کہ یہ اتنے زیادہ سیریس کنٹینڈر نہیں ہیں. فلرز ہیں؟ جی یہ کوئی فلرز ہیں؟ ہاں، فلرز ہی کہہ لیں، نہیں کہ کوئی ایسا آؤٹ آف کویسچن نہیں کہ ان میں سے بھی آ جائے، لیکن جو زیادہ سیریسلی کنسیڈر ہو رہے ہیں وہ اس ٹائم میڈیا میں ڈسکس نہیں ہو رہے، اور اس میں جو اسحاق ڈار صاحب ہیں آپ ان کو رول آؤٹ نہ کریں. اور اسی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ باہر بھی نہیں آ رہے. یعنی ادھر جو ابھی جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے کہ چند لوگوں تک ہے، اور وہ بھی اور اس میں چونکہ یہ ہے کہ رولنگ کولیشن جو ہے وہ بھی پوری طرح اس نام پر اتفاق نہیں ہے. میں اگر فرض کر لیا کہ اسحاق ڈار ہی ہوں تو اس پر تو پارٹی کے اندر بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. باقی جو ہے اگر تو ڈار صاحب کا نام اتنا اہم ہے تو یہ تو obvious ہی بات ہے کہ پھر یہ لندن سے آیا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کی پسند ہے. لندن سے بھی آیا، لیکن اس کے پیچھے یہ کوئی یہ سوچ رہے ہیں ان کی کوئی ایک سوچ جو کار فرمایا یا جو ایک ریشنل آپ کہہ لیں
وہ इनकी कैलकुलेशन किस हद तक दुरुस्त है ये वक्त बताएगा, लेकिन इन्हें लग रहा है जी कि अगले 6 माह में हमने जो बुनियाद रख दी है इकोनॉमी की, अगले 6 माह में कोई मुआवजे होने जा रहे हैं। अच्छा, और अगर वो मुआवजे हो जाते हैं तो कोई क्रेडिट और ना ले जाए कि अगर को हफीज शेख फॉर एग्जांपल उनको वजीर आजम बना दिया जाता है तो एक फ्रंट फेस तो वो होगा ना, इनके जो इनके मुखालफिन है वो तो कहेंगे ना हफीज शेख ने किया, ये इसहाक डार ने क्या करना। तो लिहाजा यानी कि वो चाहते हैं कि अगर वो वाकई यानी कि जो कि ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी कोई हैवी इन्वेस्टमेंट आ रही है अरब ममालिक से, तो इनका ख्याल है जी कि उससे कोई एक फील गुड फैक्टर प्रमोट होगा, तो क्रेडिट उसका हमको जाना चाहिए ताकि हम आगे जाके इलेक्शन में लोगों को बता सकें जी कि हम इतने बुरे हालात में आए, लेकिन ये है कि हम चीज़ों को टर्न अराउंड कर रहे हैं। तो क्या यानी कि जो इसहाक डार को ला रहे हैं उसके पीछे कोई धांधली वाला एलिमेंट नहीं है, यानी कि उसके पीछे ये वाली सोच जो है वो कार फरमाया जी के इकोनॉमी का क्रेडिट जो है वो हमारे इस सोच को क्या रियासत की हिमायत भी हासिल है? अगर उलट हो गया हासिल है। अच्छा, बड़ी अहम खबर आप दे रहे हैं। हाँ, यानी रियासत से आपने हमें निकाल दिया है। आप रियासत में हैं तो फिर हम भी कभी रियासत का हिस्सा थे नहीं। कौन? मैं तो रियासती बाशिंदा हूँ जी बचपन से, क्योंकि हम जम्मू से शामिद आए साहब थे। कह रहे हैं ना कि रियासत से हमें निकाल जम्मू दिया के है। हैं। हाँ, जम्मू वालों को रियासती बाशिंदा कहा जाता रियासत बहादुर है। नहीं, उन्हें जो रियासती बाशिंदा कहा जाता था एक जमाने तक। बठिंडा के हैं, बड़े बाद में नाभा के हैं, बहुत बाद में इतराफ किया पटियाला कि- के हैं। नहीं बड़े बाद में जी। रियासत का लफ्ज जो है हाँ, वो एक टोटलिटी में इस्तेमाल होना चाहिए। टोटलिटी में। चलिए, इसका ख्याल आइंदा रख लेते हैं। चीमा साहब, फिर ये जिलानी साहब और संजरानी साहब का नाम काहे से आया? साहब कहाँ से आ गए? इसका मतलब तो ये है कि फिर मुलाकात भी आज मेरी इत्तला आरिफ उनसे साहब हुई। का नाम भी पेश किया जा सकता है। मैं ना जब पनामा पेपर पे काम कर रहे थे ना, तो उस दौरान मेरे एक ब्यूरोक्रेट दोस्त है, उसने कहा यार मेरा नाम भी डाल दो। मैंने कहा कि ये तो बदनामी होगी। उसने कहा कि यार बदनामी से ज्यादा ये तो लोग समझेंगे ना मेरे पास इतना पैसा है। तो पिछले दिनों वही जो दोस्त हैं वो मैं उनको नामों का पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि अभी फलां नाम है, या उसने कहा कि मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं आइडिया। मैंने कहा मेरा नाम भी डाल दें, तो उसने कहा कि वही आपने पनामा पेपर वाली बात की है। तो अभी भी जो है ना वही बात है कि अभी काफी नाम जो चल रहे हैं, ये एक हफीज शेख साहब किसकी पसंद है? वो काहे को लेक्चर देते फिर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हफीज शेख साहब किसकी पसंद है और बड़े अहम प्लेटफॉर्म पर इकोनॉमी बेहतर करने के लेक्चर्स दे रहे हैं वो? नहीं, हफीज शेख साहब जो है इसमें कोई शक नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा पसंद है। वो उनकी जो एक इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन है वो उससे कन्विंस्ड हैं। लेकिन ये है कि और यही वजह है कि वो जब पीटीआई भी आई थी तो उसमें भी वो आए, और उनके जाने पर भी कोई एस्टेब्लिशमेंट में कोई खुशी का इजहार नहीं किया गया था जब शौकत तरीन साहब को लेकर आए थे इमरान खान। और इसी तरह पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी हफीज शेख रहे, उससे पहले इमरान जो मुशर्रफ के दौर में भी गो के वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, वो शौकत अजीज ही थे, तो वो आगे चीजें चलती रही। तो आपकी मालूमात और राय में अभी तक डार साहब फ्रंट रनर है? डार साहब जो है यानी कि डार साहब को मैं यही कहता हूँ कि आप उनको रूल आउट ना करें। यानी कि अभी मेरे पास कोई ये नहीं है कि मैं आपको कोई फाइनल वर्ड दे सकूं, लेकिन ये है कि अगर वो आ जाते हैं तो आपने सरप्राइज नहीं होना। यानी कि आप समझें कि वो अभी रेस में है और जो लीडिंग प्लेयर हैं, फ्रंट रनर है, आप ये कहें जी कि अभी जो है ना वो फ्रंट रनर हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब उमर चीमा साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक आया चाहती है, ब्रेक के बाद ज़रा कंक्लूड करते हैं इस मामले को। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं जनाब कि खान साहब ने ब्लॉक बनाकर सऊदी अरब को तनहा करने की कोशिश की, और अगर हम अमरीकी साजिश से हुकूमत में आए होते तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम था। पीटीआई, राना सना और दीगर हल्के सैफर के मामले पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इस कहानी से कब जान छूटेगी, या इसका हल क्या होना चाहिए ताकि आवाम को पता हो कि सरकार ने कुछ किया? पानी में मदानी है। अच्छा, तो फिर चलता रहने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का। ये पाकिस्तानी सियासत जो है, जो बेलगाम सियासत है, उसको अब क्या कहाँ लगाम डालेंगे? अब जो खान साहब ने उससे फ़ायदा उठाना था वो उठा लिया, अपने मुखालफों को निशाना बनाना था बना लिया। अब तहकीकात करते रहें, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है,
सज़ा देते रहें, कुछ भी नहीं। मैं तो बड़ा मुझे तो दिल जो है बुझ जाता है, क्या किन मौज़ूआत हैं किस बात से बुझ में हम उलझे हुए हैं। अच्छा, ये इस तरह की मौजूद बहस से दुनिया के दूसरे मुल्कों में ऐसे होता है, इस तरह सियासत होती है, इस तरह हंगामे होते हैं। ये जो खुफिया मरासले हैं उनको इस तरह से यानी मौजू बनाया जाता है। हसाई तो जो इस मामले पर हमारी हुई है वो तो मैं आपसे कह चुका हूँ, तो कि उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी हमें जो बैनुल-अक़वामी नज़ाकतें हैं उनका ख्याल ही नहीं है। अभी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं, अब उसमें हमें भी बहुत सी कहानियाँ मालूम हैं जी, किस तरह से पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात जो हैं उनको मुश्किल में डाला गया मुल्कों के साथ। क्या क्या कहानियाँ, क्या क्या बातें उड़ी, कितना सच था, कितना झूठ था। लेकिन आप ये बात देखें ना, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हमारे दोस्त हमसे दूर थे। और अब ये जो गुज़श्ता 15 वाड़े में या 3 हफ्ते में ये सारे लोग आपके साथ आके खड़े हो गए। आनी आए हैं, बिल्कुल दोस्त मालिक चीन, के सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यहाँ आए हैं, सारे दोस्त साथ खड़े हैं आपके, कतर, तुर्की। तो ये कोई सबब तो होगा ना, एक आउट गोइंग गवर्नमेंट के साथ इस तरह खड़े हो जाए लोग आके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई सर, क्योंकि हमारे यहाँ तो सियासत से जान नहीं छूटती ना, वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है। क्योंकि जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है उस पर जो रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपना लिया और बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया, उस रद्दअमल के बाद जो अफ़गान सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उन्होंने फतवा जारी किया है कि कोई भी अफ़गान शहरी जहाद और अस्करी पसंदी के लिए अफ़गानिस्तान की सरहद पार नहीं करेगा, और अगर मारे गए तो उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा, और इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को मज़ीद अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। और ये भी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी भी अफ़गान शहरी के कत्ल के बाद अबूरी अफ़गान हुकूमत का कोई नुमाइंदा इसके जनाजे में शिरकत नहीं करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। देखिए, जो सिपा सालार ने ये बात कही थी ना कि अब हम मुज़ाकरात करेंगे सिर्फ हुकूमत के साथ, अफ़गान हुकूमत के साथ, पाकिस्तानी हुकूमत करेगी, किसी ग्रुप से ये पेशावर में उन्होंने की थी बात, बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो बात यह है कि अफ़गानिस्तान, एक बात है, अफ़गानिस्तान को अपने मामलात संभालने चाहिए, और वहाँ अगर कुछ लोग छुपे हुए हैं तो उनका सुराग लगाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमें हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान की, उससे अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करने हैं, उसकी हमें नज़ाकत का एहसास करना है, उसके हाथ मजबूत करने हैं, ताकि वो लोगों की सरकोबी कर सके। और जो लोग वहाँ छुपे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, जो वहाँ पनाह ले लेते हैं जाके, कि सारे रास्ते बंद किए जाएंगे तो बात बनेगी ना। बिल्कुल ठीक। वक्त कम है, आपके हाथ में किताब आज सुबह से। अच्छा, ये जो हमारे दोस्त हैं शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक, अच्छा, बड़े अच्छे शायर हैं, कालम निगार हैं, बड़े सरकारी अफसर हैं, उर्दू के, पंजाबी के भी, उर्दू के भी। क्या तो अभी तो उनकी तीसरा मजमुआ शायरी का छपा है, बुलंदहार। ये तो पंजाबी का हुआ, पंजाबी का। वाह। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस वक्त एक आला मनसब पे फाइज है। चलो मुबारक हो। तो अब पंजाबी जुबान की रब्बा पिछली कल भुला दे, अच्छा, बुलंदहार सा भुल गए हैं। क्या बात है, क्या कौमी, यानी कौमी तराना होना चाहिए हमारे लिए तो। नहीं, तौबा का दरवाज़ा तो ऐसे ही खुलता है। अच्छा, मगर आप इसके नात है, बड़े अच्छे शायर, नात के चंद मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ। खुदा मैनू जज्वी मदीने बोले सी, वाह, मेरी सुती हुई चा किस्मत जगे सी, सुभान अल्लाह, मैं इस आस्ते पाक जाली नू चुमसा, कि आमत नू सोना शफात करे सी। आमीन आमीन। मेरे भाग सुते हुए जाग पोसन, जदों सोना जाली च चाती मरे सी, हजूर आके खुद उसनू दीदार देसन, जेड़ा मरने पहले आप नू मरे सी। सुभान अल्लाह। और ऐस उम्मत ते आपस च लड़दे आ रहना, ऐस उम्मत ते आपस च लड़दे आ रहना, तेरे दुश्मनां दी खुदा जड़ पटे सी। चले सर, ब्रेक आ गई है, तो ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आप मरियम औरंगज़ेब को दाद देना चाह रहे थे। दाद ये भाई, वो आज तो नेशनल प्रेस क्लब जो है इस्लामाबाद, हाँ जी, वहाँ पे उनके एजाज़ में तकरीब हुई, उनको फूलों से लाद दिया गया,
اخباری تنظیموں کے لوگ چلیں، اکٹھے ہوئے، وہ ورکنگ جرنلسٹ اکٹھے ہوئے. وہ واحد کابینہ کی وزیر ہوں گی جو اس قدر خوشی سے جا رہی ہوں گی. کیونکہ پیملا آرڈیننس جو ہے انہوں نے تو اس کو کمال کا، یعنی لوگوں نے، ہمارے بعض دوستوں نے تو ان کو زج کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے الٹا جناب ان کو زج مریم کر اورنگزیب صاحبہ، شامی صاحب کی آپ کی لیے شاباش ہے، قبول فرمائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. آمین. بڑا اچھی لڑائی لڑی. ٹھیک ہے، سیاسی، آپ سیاست کے میدان میں آئی ہیں تو بس کھڑی ہیں. ہمارا وقت آج کا سر ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے گا، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک لیے اللہ حافظ.